Hello students, today I am going to introduce about the extra questions of chapter Structure of the Atoms. Now let us start. Question number 1. List any three distinguished features between the models of an atom proposed by J.G. Thomson and Ernest Rutherford. देखो बेटा, in this question how will you differentiate the models? According to J.J. Thomson model of an atom, the positive charge that form a kernel, positive charge को क्या नाम दिया उसने? Kernels नाम दिया. But in case of Rutherford model, the nucleus having the positive charge that is present in the center. बेटा ये आपका न्यूक्लियस है, ये सेंटर प्रेजेंट होते हैं सेंटर में, और यहाँ आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं एक सर्कुलर पाथ में. Okay, so this is nucleus consists of protons and neutrons which is collectively called as nucleons. Okay, now the next point is, in case of Thomson model, electrons are present throughout the atoms. electrons इसके अंदर ही present होते हैं बेटा, ठीक है. But in case of Rutherford models, electrons are present around the nucleus. Okay, means electrons revolve in a circular orbit. Now point number 3, no space is empty. कोई भी space खाली नहीं होता इसमें. But in case of Rutherford, most of the space is empty. Okay. Now next is question number 2. देखो बेटा, in the Goldfoil experiment of Zinsser and Mardishan that paved the way for Rutherford model of an atom, 1% of the alpha particles were found to deflect at angle greater than the 50 degree. Means if 1 mole of alpha particles that were bombarded on the gold foil, then compute the number of alpha particles that were deflected at angle less than 50 degree. तो देखो बेटा इस केस में क्या है, इसमें आपका ये बताया गया है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं अगर वो मोर देन 50 डिग्री डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो इट मीन्स कितने पार्टिकल्स हैं? 1% अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं. तो बेटा लेस कितने होंगे? 100 में से 50 माइनस कर दो ना, 100 में से 1% माइनस कर दो तो 99% जो आपके लेस देन 50 डिग्री होंगे. ओके, तो आपके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो 99% होंगे. ओके, अब इसमें हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालें कि जो 50 डिग्री से लेस डिफ्लेक्ट हो रहे हैं. तो देखो अब इस 99% है, 99% का मतलब 90/100 होगा. ओके, मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23. ये 10 की पावर 23 ऐसे लिखा जाएगा बेटा, ठीक है. डोंट राइट इन दिस मैनर. ओके, तो ये आपका जो है 5.96 मल्टीप्लाई 10⁻23 ये आ जाएगा आपका आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रिडिक्ट द वैलेंसी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स. देखो बेटा, एलिमेंट ए एटॉमिक नंबर है 5 है, तो बेटा इसमें हम करेंगे क्या कि इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में एटॉमिक नंबर 5 है तो 2 इन के शेल एंड 3 इन एल शेल, तो आपका सीधा आ जाएगा 3 वैलेंसी. ओके, नेक्स्ट 12 का कैसे लिखेंगे? के एल एम एन शेल में डिवाइड करो, 2 8 2, so its valence is 2. Okay, next atomic number 14 है KLM shell, 2 8 and 4, its valence is 4 because valency depend on the number of valence electrons. Okay, next is 17, 2 8 7. It means this is a non-metal. तो here in the case of non-metal, how will you calculate the valency? 8 minus number of valence electrons. तो 8 minus 7 that is equal to 1. Okay. Now next is an element X contains 6 electrons in the M shell as a valence electrons. Now what is the atomic number of X? कहता है बेटा जो X एलिमेंट है वो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है. 6 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स द एटॉमिक नंबर इज 6. ठीक है, तो इट मीन्स जब X जो होता है उसका एटॉमिक नंबर उसमें कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है.
तो इट मीन्स जो उसकी K-L-M-N शेल है तो उसकी M जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर भी क्या होगा, 2, 8 और 6 ही रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या रहेगी, 6। तो उसका एटॉमिक नंबर पूछा है, एटॉमिक नंबर कितना होगा। ठीक है, तो बेटा देखो इसने M सेल में पूछा है, इसका मतलब K और L शेल कम्प्लीटली फिल्ड है। M में 6 बताया है, L में 8 होंगे, K में 2 होगा, तो 8 + 2 10, 10 + 6 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द X एटम। ओके, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, 16। नाउ नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज आइडेंटिफाई वेदर X इज अ मेटल और नॉन मेटल्स। अब एटॉमिक नंबर 16 है बेटा, सो इट इज अ नॉन मेटल्स। ओके, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी आप करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम दैट इज 3 एंड इट्स मास नंबर इज 7। तो बेटा लिथियम ऐसे लिखोगे आप, ये 7 है और ये इसका एटॉमिक नंबर 3 है। हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द लिथियम एटम। देखो प्रोटॉन्स कैसे होंगे, जो एटॉमिक नंबर है वही उसके प्रोटॉन्स हैं। अब एटॉमिक नंबर 3 है तो प्रोटॉन्स भी आपके 3 रहेंगे। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालें बेटा, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, तो 7 - 3 दैट इज इक्वल टू 4, तो 4 इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉ द डायग्राम ऑफ लिथियम एटम। लिथियम एटम का डायग्राम ड्रॉ करना है। देखो कैसे ड्रॉ करोगे, ये इसकी K शेल है, ये L शेल है। डायग्राम कैसे, जैसे 2 एंड लिथियम ना, 2 एंड 1। तो देखो K शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 एंड 2, ओके, एंड इन L शेल ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट हियर। प्रोटॉन इज 3, न्यूट्रॉन इज 4। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन डायग्राम। नाउ नेक्स्ट complete the table on the basis of information available in the symbols given below। ये आपका क्या है बेटा, 35 क्लोरीन 17, 12 कार्बन 6, 81 ब्रोमीन 35। आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं। ठीक है, तो देखो बेटा कैसे आप इस टेबल को फिल करोगे। तो सपोज नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 2 2। अब बेटा इसको ऐसे लिखेंगे 2 2 2 Rn86। ओके, इट इज एन आइसोटोप ऑफ नोबल गैस रेडोन। हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन एटम ऑफ दिस रेडोन आइसोटोप। देखो बेटा इसमें एटॉमिक नंबर कितना है, 86। इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑल्सो 86। ओके, now number of electrons that is equal to number of protons, it means this is also 86. Now how will you calculate the number of neutrons, mass number minus atomic number, it means this is 222 minus 86 that is equal to 136. Okay, now next question is what information do you get from the figure about the atomic number, valency of atoms X, Y and Z। बेटा this is X, this is Y and this is Z। In K and L shell, K shell having 2 electrons 1 and 2 and L shell having 3 electrons, it means atomic number is 5 but valency of atom X that is equal to 3। okay, because valence depends on the number of valence electrons। okay, now next is Y। in case of Y this is K shell, this is M shell। K shell having 2 electrons and in L shell 1 2 3 4 5 6 electrons are present here। then what is the atomic number, atomic number is 8 but valency is 8 minus 6 that is equal to 2। okay, now इन केस ऑफ जेड एटम, यहाँ देखो बेटा ये के शेल है, ये एल है और दिस इज एम शेल। इन के शेल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड एम शेल हैविंग 1 2 3 4 5। ओके, these are having 5 electrons। it means its atomic number is 15। कितना है, 2 8 और 5, this is 15 but valency is equal to 8 minus 5 that is equal to 3। valency बेटा इसकी 3 आ जाएगी। ओके,
नाउ नेक्स्ट इज राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पे हम लेते हैं बेटा कॉपर ब्रोमाइड। Suppose this is copper, copper having +2 charge, and this is bromide, bromide having -1 charge. So this is 2, this is 1. After crisscross, what will be formed here? CuBr2. This is copper bromide. Okay. Now next is aluminium nitrate. This is Al, Al3 plus, and nitrate, this is NO3 -1. तो ये 3 है बेटा, ये 1 है। आफ्टर इसको मल्टीप्लाई करो तो व्हाट विल बी फॉर्म, ये एल्यूमिनियम है एंड दिस इज NO3 का वॉल थ्राइस। ओके, ये बन जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट इज कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम हैविंग Ca2 प्लस आयंस एंड फॉस्फेट PO4 3 माइनस आयंस। ओके, so this is 2 and this is 3, and after crisscross what will be formed here? Ca3 PO4 twice. Okay, this will be formed. Now next is iron sulfide, Fe plus 3 beta, and sulfide having 2 minus charge. This is 3, this is 2, and what will be formed here? This is Fe2O, sorry, S3, Fe2S3. This is iron sulfide. Now next is mercury chloride, Hg. Okay, Hg पे कितना चार्ज? 2 plus. Chloride, that is Cl -1. It means this is 2, this is 1, and after crisscross what will be formed? HgCl2. Okay, this will be formed. Now last is मैग्नीशियम एसीटेट। दिस इज Mg2 प्लस, एंड एसीटेट का फॉर्मूला क्या है बेटा? CH3COO नेगेटिव। ठीक है, तो ये 2 है, ये 1 है। आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिस विल फॉर्म द MgCH3COO का वॉल ट्वाइस। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम एसीटेट। Now next question is write the molecular formula of all the compounds that can be formed by the combination of the following ions. देखो बेटा, जैसे कॉपर 2 प्लस है, कोई भी इसके साथ आपको कंबाइन करके लिखना है। अब ये कॉपर के साथ आप कोई भी आयंस जो है कंबाइन कर सकते हो। जैसे आपने कॉपर क्लोराइड ऐड किया बेटा, यहाँ पे आपने कॉपर क्लोराइड कर दिया CuCl2, ओके, CuSO4, CuPO4, ठीक है, कॉपर फॉस्फेट वगैरह। ये सोडियम आयंस है, NaCl है, Na2SO4 है, Na3PO4 है, इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। क्लोराइड FeCl3, FeSO, इस तरीके से। आयरन का भी बना सकते हो आप, ये आयरन का बेटा, ठीक है, आयरन फॉस्फेट। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, देखो कैसे बनाना है। ये आपका कॉपर है, कॉपर को आप इसके साथ भी अटैच कर दो, कॉपर को आप सल्फेट के साथ भी अटैच कर दो, कॉपर को आप फॉस्फेट के साथ भी अटैच कर दो। सेम सोडियम इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। ऐसे ही आयरन का है, पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, और फिर इसके साथ, तीनों के साथ अटैच करके इनके मोलिकुलर फॉर्मूला बनाने हैं आपके। ओके, बना सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग आयंस। जैसे ये बेटा Mg, मैग्नीशियम सल्फाइड है, ठीक है, इसके साथ बनाना है। तो मैग्नीशियम पे भी 2 प्लस चार्ज होता है और सल्फाइड पे 2 माइनस, तो इस पे भी 2 है, इस पे भी 2 है। आफ्टर क्रिस क्रॉस व्हाट विल बी फॉर्म हेयर? MgS, because both the valencies are same, then you can write directly MgS. Okay, this is magnesium sulfide. Okay beta, this is not a sulfate beta, this is sulfide because S is present here. Okay, now next is सी कॉपर हाइड्रोक्साइड। देखो बेटा, ये कॉपर है, 2 प्लस आयन है, OH नेगेटिव पे कितना -1 चार्ज होता है, इस पे 2 है, इस पे 1 है, ये कॉपर है, ये OH है, तो ये बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuOH का वोल ट्वाइस। ओके, ये बन जाएगा। सो दिस इज कॉपर हाइड्रोक्साइड। नाउ नेक्स्ट इज, अब लॉन्ग एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको बतानी है। देखो फर्स्ट क्या है,
State the method of determining the valency of an element if its atomic number is given. अगर उसका एटॉमिक नंबर गिवन है तो एटॉमिक नंबर में आपको क्या करना है, सेकंड जो है डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर इज गिवन बिलो। क्लोरीन, क्लोरीन 17 है, ठीक है, 16, एल्यूमिनियम 13, ये बताना है। तो पहले बेटा हमें वो मेथड बताना है जिससे हम वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो बेटा इसमें हम कौन सा मेथड ऐसा यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले वैलेंसी होती क्या है, वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लॉस्ट और शेयर्ड टू मेक द ऑक्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। नाउ इट गिव्स डायरेक्टली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैलेंसी। ओके, नाउ जैसे क्लोरीन है बेटा, क्लोरीन की गिवन है उसमें 17 है, तो व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन 287। KLMN शेल में कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी 287। तो इट नीड्स वन मोर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, देन इट्स वैलेंसी इज -1। नाउ नेक्स्ट इज सल्फर, सल्फर इज एटॉमिक नंबर 16, इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286। नाउ इट्स वैलेंसी इज -2 बिकॉज 8 - 6 दैट इज इक्वल टू -2। Now next is aluminium, aluminium having atomic number 13 and its electronic configuration 2, 8 और 3, ठीक है, then its valence is +3। okay, now next is what is the gold foil experiment and name the scientist who performed this experiment, ठीक है, write the conclusion and shortcoming of the Rutherford model of an atom। पहले बेटा देखो जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था वो क्या था। इन 1911 रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसका नाम था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया, ही बम्बार्डेड अ स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ गोल्ड फॉयल, अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉयल पे स्ट्राइक किया। A thin sheet which was 0.00006 centimeter thick in an evacuated chamber. Then alpha particles is positively charged helium atoms. Okay, तो इसने ये बताया जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, देखो ये इसने ऐसे स्ट्राइक किया तो क्या इसमें ऑब्जर्वेशन निकली, जब अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया गोल्ड फॉयल के थ्रू तो उसने एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन ली थी बेटा, उस पर उसने पूरा रिकॉर्ड चेक किया। तो क्या ऑब्जर्व हुआ, देखो कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दैट पासेज स्ट्रेट, सीधे निकल गए। अब सम अल्फा पार्टिकल्स दैट वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, बट some alpha particle, a very few alpha particles that were deflected by the large angle, or you can say that they will be rebound, वापस से rebound हो गए वो, ठीक है। लेकिन अब इनका जो conclusion है वो क्या conclusion निकला बेटा, तो देखो इसमें यही है, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट बोला है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल दैट passes straight through the gold foil without any deflection। तो what is the reason behind this? Because most of the space inside the atom that is empty, खाली है, क्योंकि जो बहुत सारा स्पेस है एटम के अंदर वो क्या है, खाली है, ठीक है। सेकंड क्या है, a very few alpha particles that were deflected through the small angles, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो क्यों, बिकॉज ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं। सो दिस हैवीली पॉजिटिवली चार्ज कोर, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विच बाउंस्ड बैक दैट वाज वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत कम ऐसे थे जो वापस जाके दोबारा से रिबाउंड हो रहे हैं। ऐसा क्यों, तो कंक्लूजन क्या निकला बेटा, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस दैट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम। ओके, सो दिस इज द मेन रीजन। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कुछ लिमिटेशंस थी रदरफोर्ड की, वो क्या थी, देखो पहले रदरफोर्ड ने अपना क्या कंक्लूजन निकाला कि रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट
an atom consists of nucleus which have the positive charge and the electrons surrounded with this positive charge nucleus. Okay, it means the number of electrons and protons that are equal and the entire mass of the atom that is concentrated at its nucleus. Okay, now what is the limitation in the Rutherford model? देखो बेटा, रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन क्या थी? फर्स्ट क्या कहते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स मीन्स अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कोई भी मूविंग पार्टिकल्स है जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, जब वो रिवॉल्व करता है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस लूज एनर्जी कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस. ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी एनर्जी लूज करनी चाहिए अगर वो किसी भी ऑर्बिट में मूव करता है तो. ठीक है, और अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस पे गिर सकता है क्योंकि वो अपनी एनर्जी को लूज करेगा तो वो आसानी से उस पर न्यूक्लियस पे जाके गिर सकता है. बट कोलैप्स डज नॉट अकर, सो इट डज नॉट एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ बिहेवियर. ठीक है, इट मीन्स वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया. सेकेंड उसकी जो लिमिटेशन थी बेटा वो क्या थी कि रदरफोर्ड डिडंट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिट. ओके, रदरफोर्ड जो है वो ये नहीं स्पेसिफाई कर पाया था कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं हर ऑर्बिट में. ठीक है, तो ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. Okay, now the next question is, in what ways is the Rutherford atomic model different from that of Thomson atomic model? कैसे है देखो बेटा, Rutherford that proposed a model in which the electrons revolve around the nucleus in a well defined orbits. ठीक है, so there is a positively charged center in an atom, this is called as nucleus. Okay, then he proposed that the size of the nucleus that is very small as compared to the size of atoms because all the mass of an atom that is centered in the nucleus. But the Thomson proposed the model of an atoms that to be similar to the Christmas pudding. The electrons that are present like a current ends in a positively charged sphere like a Christmas pudding, and the mass of an atom that was supposed to be uniformly distributed. Okay, now next is, what are the postulates of Bohr model of an atom? देखो बेटा, मेन postulates क्या हैं? Only a special orbit, this is called as discrete orbits of electrons that are allowed inside the atom. Second is, while revolving in a discrete orbit, the electrons don't radiate energy. Electrons अपनी energy को radiate नहीं करते. These orbits are called as energy levels. Third is energy level in an atoms that are shown by the circles. ठीक है, जैसे बेटा ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे K शेल है, L शेल है, M शेल है. तो these orbits are represented by the letter K, L, M and the number is 1, 2, 3, 4. Okay, like this. Now next is the ratio of radii of hydrogen atom and the nucleus that is almost equal to 10 raised to power 5, assuming the atoms and the nucleus to be spherical. देखो बेटा, what will be the ratio of their sizes, ये बताना है आपको. ओके, तो देखो इस केस में क्या है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, ये होती है 4/3 पाई आर क्यूब. तो आपको रेशियो कैसे निकालेंगे? रेडियस को हमने एटम की रेडियस को कैपिटल आर माना है, न्यूक्लियस की रेडियस को हमने स्मॉल आर माना है. देन हाउ विल यू कैलकुलेट? देन आर इज इक्वल टू 10 raised to power 5 स्मॉल आर. देन वॉल्यूम ऑफ एटम दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, मीन्स रेडियस कितनी है? 10 की पावर 5 आर का वॉल क्यूब. ठीक है, तो ये आपके बन जाएगी बेटा. अब न्यूक्लियस की रेडियस कैसे होती है? 4/3 पाई आर क्यूब. एंड दोनों को हम कैसे निकालेंगे रेशियो में? द रेशियो ऑफ साइज ऑफ एटम टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस. दिस इज 4/3 मल्टीप्लाई 10 raised to power 15 मल्टीप्लाई पाई आर का क्यूब. एंड आफ्टर दैट दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब एंड द आंसर इज 10 raised to power 15. ओके,
नाउ नेक्स्ट आपका क्या था कि जो एटम था दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लैनेट अर्थ, दैट इज रेडियस आपको गिवन है बेटा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होगी, तो आप निकालो आर एन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 10⁵5, तो इसको इससे डिवाइड कर दूँ, देन व्हाट विल बी द आंसर 64 मीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो diagrammatically the electron distribution in a sodium atom and sodium ions and give their atomic number। बेटा ये diagrammatically आपको ड्रॉ करने हैं तो आप कर सकते हो। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है K शेल में 2 फिल करो, L शेल में 8 एंड आफ्टर दैट 1 इन द M शेल, तो दिस इज KLM शेल। But in case of sodium ions you can fill in K and L shell, this is 2,8। okay, now नेक्स्ट इज अभी इसी का बता रखा है एक्सप्लेनेशन कि जो एटॉमिक नंबर है सोडियम दैट इज 11, इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयंस है दैट आर फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सोडियम एटम्स, देन सोडियम आयन 11 - 1 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम आयंस दैट इज 2,8। ओके, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट्स एटम। Sodium atoms and sodium ions that contains the same number of protons, so the atomic number of both is 11। okay, अगर +1 चार्ज है बेटा तो it means it lose 1 electrons। now next is the given figure depicts the atomic structure of an atom of element X। write the following informations about the element X। देखो बेटा इस स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें आपको जो है एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स बताना है, तो कितने प्रोटॉन्स हैं 8, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 8 प्रोटॉन्स हैं और 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो 8 + 8 मतलब 8 ही प्रोटॉन्स और 8 ही इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स आपका 8 आ जाएगा, एटॉमिक नंबर कितना आएगा एक्स एलिमेंट का 8 आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ एक्स। ठीक है, अब एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो बेटा यहाँ पे आपका गिवन है एटॉमिक नंबर कैसे किया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज इक्वल टू 8। एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स दैट इज 8 + 10 दैट इज इक्वल टू 18U। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज हाउ विल कैलकुलेट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 6 बिकॉज इन K and L shell this is 2,6, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट हियर। नाउ व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एक्स, एक्स कितना आएगा बेटा 8 - 6 दैट इज इक्वल टू 2। नाउ एक्स शुड बी अ मेटल और नॉन मेटल्स, अब हमें ये बताना है कि ये मेटल्स है या नॉन मेटल्स है, तो एक्स शुड बी नॉन मेटल्स बिकॉज देर आर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सो इट विल टेक 2 more इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, सो दिस इज अ नॉन मेटल्स। ओके बेटा, now these are some important questions related to chapter structure of the atoms। please learn these questions carefully। thank you students।